अपने इस यूट्यूब चैनल में। सो आज हम फिर से कंटिन्यू करने जा रहे एनसीईआरटी क्लास 6th से लेकर क्लास +2 तक के जो क्वेश्चन आंसरिंग की जो सीरीज चल रही है विद एक्सप्लेनेशन फॉर यूपीएससी पीसीएस एंड ऑल इंडिया गवर्नमेंट एग्ज़ाम। जितने भी स्टेट इंडिया के उसमें जो पीएन लेवल से लेकर यूपीएससी तक इसमें से क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि मैंने इस तरीके से क्वेश्चन बनाए हैं। तो और मेरा खुद का 7-8 सालों का एक्सपीरियंस है। मैंने भी हर एक एग्ज़ाम दिए यूपीएससी से लेकर, मतलब ए ग्रेड से डी ग्रेड तक सारे मैंने एग्ज़ाम दिए हैं। तो उसके बेस के ऊपर मैंने ये क्वेश्चन बनाए हैं। तो आपके लिए ये क्वेश्चन मतलब रामबाण साबित होंगे किसी भी एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि आज के ज़माने में कंपटीशन बढ़ गया है, ट्रेंड बढ़ गया है। इस तरीके से हमें सोचना है, हमें साइंटिफिकली एंड टेक्निकली सोचना है किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। सो चलिए आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, तो कंटिन्यू करते हैं इस क्लास को। ये लेक्चर नंबर 10। तो यहाँ पे मैंने लिखा है भाज 100। भाज 100 मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि जितने भी मुग़ल एम्परर हैं हमें उसे याद करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। भाज याद रखना है। भाज मतलब जैसे हम सब्जी होते हैं ना, उसे भाजी कहते हैं। सो भाज मतलब भाजी, 100 मतलब बहुत ज़्यादा होगी। भाज 100। बी से बाबर, एच से हुमायूं, ए से अकबर, जे से जहांगीर, एस से शाहजहाँ, ओ से औरंगजेब। ठीक है, मैंने जब से ये चीज़ याद रखी है ना, मेरे से कभी भी पूछ लो कि मुग़ल एम्परर पहले कौन आया था बाद में कौन आया था, तो मैं कभी नहीं बोलता। भाज 100। ठीक है, याद रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 552 है, अकबर का शासन रहा। अकबर का शासनकाल कब से कब तक रहा? 1556 से 1605। स्टेट पीसीएस में सीधा ये पूछ दिया जाएगा, या यूपीएससी के स्टेटमेंट में ये पूछ दिया जाएगा कि अकबर का शासनकाल कब से कब तक रहा? 1556 से 1605 में। अगला प्रश्न है, अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खान। अकबर का संरक्षक था बैरम खान। अगर मैं ये पूछ लूँ कि बैरम खान कौन था, अकबर का सेनापति था, राजस्व अधिकारी था, या कुछ और डाल दूँ, आप सस्पेंस में पड़ जाओगे कि क्या था। तो इसलिए याद रखना है, बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, बारीक से बारीक नज़र रखनी है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है और एग्जामिनर भी आपको मतलब घुमाने की कोशिश करता है। जैसे आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो, क्वेश्चन का आंसर बना रहा है वो, और आंसर का क्वेश्चन बना रहा है। तो दोनों तरीके से आपको याद रखना है। ठीक है, अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खान। बैरम खान अकबर का कौन था? संरक्षक था। अगला प्रश्न है, 1565 में सिसोदिया वंश की राजधानी कौन थी? इसका उत्तर है चित्तौड़। तो सिसोदिया वंश की राजधानी 1565 में कौन थी? चित्तौड़ थी। उन्होंने रणथंभौर के ऊपर भी अधिकार प्राप्त कर लिया था। 1570 से 1585 में बंगाल पर आक्रमण किया था। उसके बाद बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर भी अधिकार कर लिया था सिसोदिया वंश ने। अगला प्रश्न है, अकबर ने सफाविदों को हराकर कहाँ पर अधिकार किया था? तो कंधार पर। वह कश्मीर को भी इसके साथ ही जीता था। अकबर ने सफाविदों को हराकर कहाँ पर अधिकार किया था? कंधार पर, और कश्मीर को भी अकबर ने जीता था। अगला प्रश्न है, मिर्जा हाकिम की मृत्यु के बाद काबुल को किसने जीता था? तो इसका उत्तर है अकबर ने बरार, खानदेश, अहमदनगर को भी अपने हिस्से में मिलाया था। मिर्जा हाकिम की मृत्यु के बाद काबुल को किसने जीता था? अकबर ने जीता था। इसके साथ ही बरार, खानदेश, अहमदनगर को भी अपने हिस्से में अकबर ने मिलाया था मिर्जा हाकिम की मृत्यु के बाद। अगला प्रश्न है, शासन के अंतिम दिनों में किस राजकुमार की सत्ता लड़खड़ाई? उसे क्या कहा जाता था? शासन के अंतिम दिनों में जहांगीर की सत्ता लड़खड़ाई थी, और जहांगीर को किस नाम से जाना जाता था? सलीम। सलीम किसे कहा जाता था? जहांगीर को। जहांगीर को सलीम, सलीम, जहांगीर। जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 में। ये अगला टॉपिक है हमारा। अगला प्रश्न है, जहांगीर के मेवाड़ के किस किस सिसोदिया शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी? तो इसका उत्तर है जहांगीर के मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने अधीनता स्वीकार की थी। मुगलों ने इसके बाद सिखों अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाया, जो सफल नहीं हुए थे। अगला प्रश्न है, खुर्रम का दूसरा नाम क्या था? इसका नाम था शाहजहां।
शाहजहां को किस नाम से जाना जाता? खुर्रम, खुर्रम शाहजहां। और शाहजहां ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था। शाहजहां ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था। अगला प्रश्न है, जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने किसको हाशिए पर धकेलना चाहा था? जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने किसको हाशिए पर धकेलना चाहा था? शाहजहां को, परंतु असफल रही। तो जहांगीर की पत्नी कौन थी? नूरजहां। और नूरजहां किसकी पत्नी थी? जहांगीर की। शाहजहां 1627 से 1658 में। अगला प्रश्न है, शाहजहां के अभियान कहाँ जारी रहे? दक्कन में शाहजहां ने अपने अभियान जारी रखे थे। अगला प्रश्न है, कौन सा अफगान शासक शाहजहां के हाथों पराजित हुआ? उत्तर, अफगान शासक अभिजात खान जहान लोधी। शाहजहां के हाथों कौन सा अफगान शासक पराजित हुआ था? उनका नाम था अभिजात खान जहान लोधी। अगला प्रश्न है, शाहजहां ने अहमदनगर के बुंदेलों को हराया, जिससे किस एरिया पर शाहजहां का कब्जा हो गया? ओरछा पर। शाहजहां ने अहमदनगर के बुंदेलों को हराया था, जिससे शाहजहां का ओरछा पर कब्जा हो गया था। अगला प्रश्न है, उत्तर पश्चिम में किसके ऊपर शाहजहां ने आक्रमण किया था? तो इसका उत्तर है बलख के उजबेगों पर। परंतु आक्रमण में शाहजहां जो असफल रहा था, परिणाम स्वरूप कंधार सफाविदों को चला गया। अगला प्रश्न है, 1632 में अहमदनगर किस में मिलाया गया था? 1632 में अहमदनगर किस में मिलाया गया था? मुगलों में मिलाया गया था अहमदनगर। और बीजापुर सेना ने सुलह के लिए निवेदन किया था। अगला प्रश्न है, शाहजहां के पुत्रों के बीच क्यों लड़ाई हुई थी? 1657-1658 में सीटों के लिए लड़ाई हुई थी। शाहजहां के पुत्रों के बीच में झगड़ा हुआ था। दारा सिकोह समेत 3 भाई इसमें मारे गए थे। 3 भाई मारे गए थे। और जीता कौन था? औरंगजेब। और औरंगजेब की इसमें मृत्यु हुई थी। औरंगजेब विजयी हुआ था, सॉरी, बाकी सारे मर गए थे 3। औरंगजेब 1658 से 1707। औरंगजेब ने 1663 में उत्तर पूर्व में किसके ऊपर विजय प्राप्त की थी? अहोमों के ऊपर। औरंगजेब ने 1663 में उत्तर पूर्व कौन से, हमारी जो 7 सिस्टर्स आती हैं उस एरिया में, किस पर विजय प्राप्त की थी? औरंगजेब ने अहोम। तो उत्तर पश्चिम में औरंगजेब ने किसके ऊपर विजय पाई थी? यूसुफजई और सिखों के ऊपर। उत्तर पश्चिम में मारवाड़ के कौन से राजपूतों ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया था? मारवाड़ के राठौड़ राजपूतों ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया था। इस प्रकार मुगलों ने उनके राजनीतिक और आंतरिक मामले में हस्तक्षेप किया। मराठा शासक शिवाजी को मुगलों ने हराया। शिवाजी ने किस जेल से भागकर बाद में मुगलों के खिलाफ आंदोलन किया था? तो मराठा शासक शिवाजी आगरा की जेल से भागे थे। फिर से उन्होंने मुगलों के खिलाफ योजना बनाई थी, आगरा की जेल से भाग के। अकबर ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया था, उसमें उसकी सहायता किसने की थी? तो मराठा और दक्कन के लोगों ने। अकबर ने औरंगजेब के विरुद्ध युद्ध किया था, उसमें अकबर की सहायता की थी मराठा और दक्कन के लोगों ने या शासकों ने। अगला प्रश्न है, औरंगजेब कहाँ भाग गया जब वह अकबर से पराजित हुआ था? औरंगजेब जो है ईरान भाग गया था, ईरान। औरंगजेब ने बीजापुर को कब जीता था? 1658 में बीजापुर को औरंगजेब ने जीता था। औरंगजेब ने गोलकुंडा को कब जीता था? 1687 में। और गोलकुंडा को औरंगजेब ने जीता था। अगला प्रश्न है, औरंगजेब के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी। औरंगजेब ने उत्तर के सिखों, जाट, सनातनी और उत्तर पूर्व के अहोमों के विरुद्ध विद्रोह किया था और दक्कन में मराठों के विरुद्ध विद्रोह किया था। तो औरंगजेब ने क्या किया था? उत्तर के सिखों, जाट, सनातनियों और उत्तर पूर्व के अहोमों के विरुद्ध विद्रोह किया था और दक्कन में मराठों के विरुद्ध विद्रोह किया था औरंगजेब ने। अगला प्रश्न है, मुगलों के समय गद्दी का आधार क्या था? इसका उत्तर है सहदायद, मतलब सबको बराबर बांटना, न कि ज्येष्ठता। मतलब
उस समय ऐसा ट्रेंड नहीं था कि बड़ा भाई ही राजा बनेगा। वहाँ पे सबको बराबर अधिकार दिए जाते थे मुगलों के समय गद्दी के लिए। अगला प्रश्न है, मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह क्या कहलाए? मनसबदार। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मतलब प्रशासनिक अधिकारी क्या कहलाए? मुगलों के समय में प्रशासनिक अधिकारी कहलाए मनसबदार। अगला प्रश्न है, मुगलों द्वारा चलाई गई कौन सी व्यवस्था थी जिसके द्वारा पद, वेतन, सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित होते थे? श्रेणी। मुगलों द्वारा चलाई गई व्यवस्था कौन सी थी जिसके द्वारा पद, वेतन, सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित होते थे? उसे कहते थे श्रेणी। अगला प्रश्न है, मनसबदार के कार्य क्या थे? इसका उत्तर है, मनसबदार सवारों को निरीक्षण के लिए जाते थे। मतलब जो भी सवार थे उनका निरीक्षण करते थे मनसबदार। मनसबदार सैनिकों के घोड़े दगवाते थे मतलब कोई स्पेशल स्टैंप लगवाते, जैसे कान में दगवाते थे घोड़ों के। एवं सैनिकों का पंजीकरण करवाते थे। अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे मनसबदार, जिन्हें जागीर कहते थे। अगला प्रश्न है, अकबर का संरक्षक कौन था? अकबर का संरक्षक था बैरम खान। तो बैरम खान कौन था? अकबर का संरक्षक था। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल, 1570 से 1580। टोडरमल कौन था? अकबर का क्या था? राजस्व मंत्री, राजस्व इकट्ठा करने वाला मंत्री। टोडरमल कौन सा मंत्री था अकबर के समय में? टोडरमल राजस्व मंत्री था। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला है क्योंकि क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो सकते हो। ऊपर तो आपने पढ़ लिया जैसे अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि टोडरमल अकबर का कौन सा मंत्री था, सैनिक मंत्री था, रक्षा मंत्री था, कोई और डाल सकता है इसमें ऑप्शन, तो इसीलिए कंफ्यूज नहीं होना है, चीज़ों को एनालाइज बिल्कुल बारीकी से करना है। टोडरमल ने क्या क्या कार्य किए थे? उसने कृषि के पैदावार और कीमतों संबंधी निर्णय लिए थे। पैदावार और कीमतों संबंधी निर्णय लिए थे। उसके अलावा कृषि भूमि का सर्वेक्षण किया था। कृषि भूमि का सर्वेक्षण किया था टोडरमल ने। अगला प्रश्न है, टोडरमल ने प्रत्येक प्रांत को किसमें बांटा था? टोडरमल ने प्रत्येक प्रांत को राजस्व मंडलों में बांटा था। राजस्व मंडलों में। अगला प्रश्न है, प्रत्येक प्रांत की राजस्व की अलग सूची बनाएगी, यह व्यवस्था क्या कहलाई? जब्त। प्रत्येक प्रांत की राजस्व की अलग अलग सूची बनाएगी, यह व्यवस्था क्या कहलाई? जब्त। अगला प्रश्न है, यह व्यवस्था गुजरात और बंगाल में लागू हुई थी कि नहीं हुई थी? ठीक है, तो यह व्यवस्था जो है बंगाल और गुजरात में लागू नहीं हुई थी। जब्त व्यवस्था स्टेटमेंट में दिया जा सकता है कि जब्त व्यवस्था पूरे भारत में लागू हुई थी, लेकिन नहीं, गुजरात और बंगाल में जब्त व्यवस्था लागू नहीं हुई थी। अगला प्रश्न है, अकबर के मित्र और कवि अबुल फजल ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? अकबरनामा। तो अकबरनामा किसने लिखी थी? अबुल फजल ने। अगला प्रश्न है, अकबरनामा कितने जिल्दों में बंटी हुई थी? जिल्द जिन्हें कहते हैं, जिन्हें सब पार्ट कहते हैं। तो इसका उत्तर है 3 जिल्दों में अकबरनामा बटी हुई थी। अगला प्रश्न है, अकबरनामा की जो 3 जिल्दें थी उनमें जो है किन किन चीज़ का वर्णन है? इसका उत्तर है, पहली में अकबर के पूर्वजों का वर्णन है, दूसरी में अकबर के शासनकाल का वर्णन है, तीसरी में आईनी अकबरी में प्रशासन घराने जैसे सेना, राजस्व, साम्राज्य के भूगोल का विवरण मिलता है। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि जो आईनी अकबरी है वो अकबरनामा के अंडर आती है। ठीक है, ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, अकबर के प्रशासन के मुख्य अभिलक्षण किस में मिलते हैं? अकबर के प्रशासन के मुख्य अभिलक्षण मिलते हैं आईने अकबरी में। अकबर के प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है आईने अकबरी में। अगला प्रश्न है, साम्राज्य कई प्रांतों में बंटा हुआ था अकबर के समय में, जिन्हें क्या कहते थे? जिन्हें कहते थे सूबा। अकबर के समय में साम्राज्य कई प्रांतों में बंटा होता था और इन प्रांतों को क्या कहते थे? इन्हें सूबा कहते थे। अगला प्रश्न है, सूबे को संभालने वाला सूबेदार होता था जो कौन से कार्य करता था? इसका उत्तर है, राजनीतिक और सैनिक
दोनों कार्यों का निर्वहन करता था। सूबे का सूबेदार कौन कौन से कार्य करता था अकबर के समय में? राजनीतिक और सैनिक दोनों करता था। अगला प्रश्न है, प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी होता था जिसे क्या कहते थे? दीवान। प्रत्येक प्रांत में जो वित्तीय अधिकारी होता था उसे क्या कहते थे? दीवान। तो अकबर के समय में दीवान कौन था? दीवान था वित्तीय अधिकारी। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए किसको अधिकारियों का सहयोग प्राप्त था? सूबेदार को। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए किसको अधिकारियों का सहयोग था? सूबेदार को अधिकारियों का सहयोग था कानून व्यवस्था बनाने के लिए। अगला प्रश्न है, अकबर के समय में बख्शी कौन था? बख्शी जो है सैनिक वेतन अधिकारी था। अकबर के समय में बख्शी कौन था? सैनिक वेतन अधिकारी। सैनिकों को वेतन देने वाला कौन कहलाता था अकबर के समय में? बख्शी। अकबर के समय में सदर कौन था? अकबर के समय में सदर कौन था? धार्मिक अधिकारी। अकबर के समय में धार्मिक अधिकारी को किस नाम से जाना जाता था? सदर के नाम से। अकबर के समय में फौजदार कौन था? अकबर के समय में फौजदार था सेना नायक। अकबर के समय में सेना नायक किसे कहा जाता था? फौजदार को। अगला प्रश्न है, अकबर के समय कोतवाल कौन था? कोतवाल को क्या कहते थे? नगर पुलिस अधिकारी। तो नगर पुलिस अधिकारी अकबर के समय में कौन था? कोतवाल, जिसे पुलिस कहते हैं। अगला टॉपिक है जहांगीर और क्वेश्चन नंबर 599 है, जहांगीर ने किससे विवाह किया था 1611 में? जहांगीर ने विवाह किया था नूरजहां से। नूरजहां या मेहरुनिसा से, जिसे नूरजहां का खिताब भी मिला था। तो जहांगीर की पत्नी का नाम क्या था? दो नाम थे, एक मेहरुनिसा, एक नूरजहां। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 600, जहांगीर ने नूरजहां के लिए सिक्के चलाए, इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य बताएं। मतलब जहांगीर ने नूरजहां के लिए सिक्का बनाया था, उसमें क्या इंपॉर्टेंस थी उस सिक्के की? तो इसका उत्तर, ये सिक्का चांदी का था। ठीक है, एक और स्वयं के खिताब, जो उसे खिताब मिले थे वो था एक और दूसरी ओर नूरजहां का नाम था। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों हो सकता है? क्योंकि सबको पता है कि जहांगीर की पत्नी नूरजहां थी। तो हम इसे पढ़ेंगे ऊपर ऊपर से कि जहांगीर ने नूरजहां के लिए सिक्का चलाया। ठीक है, हम चांदी के ऊपर ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, हम बोलेंगे कि यार अगर मैं शाहजहां होता तो नूरजहां के लिए मैं किसका सिक्का बनाता? सोने का सिक्का बनाता, हम एज्यूम करते, और ये क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता। तो छोटी सी छोटी चीज़ों के ऊपर याद रखना कि जहांगीर ने नूरजहां के लिए जो सिक्का बनाया था वो चांदी का सिक्का बनाया था। एक और अपने खिताब उसने लिखे थे और दूसरी ओर नूरजहां का नाम उसने लिखा था। तो चीज़ों को बिल्कुल बारीकी से मैंने ये क्वेश्चन बनाया है, क्योंकि मैं खुद एग्ज़ाम दिया हुआ हूँ और खुद ये चीज़ें एक्सपीरियंस की कि मैं भी ऊपर ऊपर से ही पढ़ता था। ठीक है, बिल्कुल फोकस होकर ध्यान, मतलब छोटी छोटी चीज़ें, सोने की जगह चांदी बदल सकता है, चांदी की जगह सोना बदल सकते हैं हर एक एग्ज़ाम में। क्वेश्चन का आंसर बनाता है और आंसर का क्वेश्चन जो है एग्जामिनर बनाता है। आजकल यही ट्रेंड चला आ रहा है। सो आपको चीज़ों के ऊपर बड़े ही डीपली ध्यान देना है। ठीक है, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो भाई सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और जो भी नीडी लोग हैं उन तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपका दिन मंगलमय हो। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। आप ज़िंदगी में यूं ही सक्सेस प्राप्त करते रहें। ज़िंदगी में डिफ़िकल्टी से कभी घबराना नहीं है, क्योंकि डिफ़िकल्टियाँ हमें और ज़्यादा पावरफुल बनाती है, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।